सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। जी हां, आज हम डिस्कस करेंगे आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग भारत के विदेश संबंध को, जो कि क्लास 12th का 4th चैप्टर है सेकेंड बुक का। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यहां से 5 से 10 नंबर का जो स्कोर है वो मिलने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए एक बार अपने लिए ताली बजाएंगे। क्या बात। तो क्लास शुरू करें। कंटेंट आपको पता है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं क्लास की बात करूंगा तो आज हम कौन सी क्लास में बैठे हुए हैं? 12th क्लास में बैठे हुए हैं। और अगर मैं बुक की बात करूंगा तो बुक है हमारी सेकंड। क्लियर है बेटा सभी को? और अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर है हमारा 4। आपकी बुक की सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर है आपका 4 और चैप्टर का नाम है भारत के विदेश संबंध। क्या नाम है? भारत के विदेश संबंध। तो देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें चीजों को पढ़ना भी है और समझना भी है, क्योंकि इस बार आपका जो एग्जाम है वो पहले होने वाला है। जो आपकी डेट शीट है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, तो फेब लास्ट तक आपके एग्जाम हो जाएंगे। टेंटेटिव है, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हम यही मान के चलते हैं। तो हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं होगा, तो हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसे क्या है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो मैं हर चैप्टर में कहता हूं कि अगर आपको चैप्टर का नाम क्लियर है तो आप आधी से ज्यादा समस्या का समाधान कर चुके हैं। पहला बोल रहा है भारत। तो भारत कहां है? भारत हमारा प्यारा देश है जहां पर हम निवास करते हैं, यही है ना? हम कहां पे रहते हैं? भारत में रहते हैं। तो भारत के बारे में हमें पता है। अब पूछ रहा है विदेश संबंध। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या समझना है कि विदेश किसे कहा जाएगा। तो भाई जो हमारे देश के बाहर है, हैशटैग करके लिख लेंगे, जो हमारे देश से बाहर है, जो हमारे देश से क्या है, बाहर है, वो क्या कहलाएगा? विदेश कहलाएगा। क्लियर है बेटा? विदेश की एक बेसिक इंफॉर्मेशन समझ आ गई। जो हमारे देश में नहीं है वो क्या है? विदेश। अब नेक्स्ट हमारे पास है संबंध। तो हम संबंध कैसे बनाते हैं? संबंध बनाने का सबसे पहला काम क्या है, हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे जो है वो सेटअप ले सकते हैं। तो देखिए संबंध हम कब बनाते हैं और किससे बनाते हैं। तो देखिए संबंध बनाने का जो सबसे पहला कोर कॉन्सेप्ट है, हम किससे संबंध बनाएंगे? जिससे हमारे हित मिलते हो। क्या मिलते हो? हित मिलते हो। अगर हमारा हित नहीं मिल रहा होगा तो हम संबंध नहीं बनाएंगे। क्लियर है बेटा? ये समझ आ रही है बात या ऊपर से जा रहा है? समझ आ रही है कि जब तक कॉमन इंटरेस्ट नहीं होगा, सामान्य हित नहीं होगा, तब तक हम किसी से संबंध नहीं बनाते। बात समझ में आ रही है? तो संबंध बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या है? कॉमन इंटरेस्ट यानी कि सामान्य हित। दूसरा हम पॉइंट क्या देख सकते हैं कि लाभ एवं हानि की गणना। लाभ एवं हानि की गणना यानी कि हम उसी से संबंध बनाते हैं जिससे हमें क्या हो? लाभ प्राप्त हो, यानी कि हमें उससे कुछ मिलता हो, तभी हम उससे क्या बनाएंगे? संबंध बनाएंगे, अदरवाइज संबंध नहीं बनाएंगे। तो यानी कि कॉमन इंटरेस्ट, और हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई इसके साथ अगर हम संबंध बनाएंगे तो हमें फायदा होगा या हमें नुकसान होगा। अगर हमें फायदा होता है तो हम क्या बनाते हैं? संबंध बनाते हैं, और अगर हमें फायदा नहीं होता तो हम संबंध नहीं बनाते। यहां तक क्लियर है बेटा? तो देखो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इतना आपको पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे आप लिखेंगे, अगर मैं बोलूं इसका अर्थ क्या है, भारत के विदेश संबंध का अर्थ क्या है या विदेश नीति किसे कहते हैं, तो उसके लिए आप लिख लेंगे अर्थ। हेडर डालेंगे बेटा अर्थ। तो अर्थ में आप लिखेंगे वह नीति जिसके अंतर्गत एक देश, लिखिए बेटा, वह नीति
वह नीति जिसके अंतर्गत कोई देश अन्य देशों के साथ अपने राष्ट्रहित के लिए संबंध बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? विदेश नीति या विदेश संबंध। क्लियर है बेटा? कि जब भी कोई देश क्या करता है, अपने देश के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए किसी देश के साथ संबंध बनाता है तो हम उसे क्या कह देते हैं? विदेश संबंध या विदेश नीति। यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए अब देखिए भारत की बात करते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी ज्योग्राफिकल, अगर हमें लोकेशन पता हो तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, भारत की बात करेंगे तो भारत आजाद कब हुआ बेटा? 14-15 अगस्त की मिडनाइट को 1947 में भारत क्या हो गया? आजाद हो गया। क्लियर है बेटा? जब आजाद हो गया तो हमें सबसे पहले क्या बनाया? संविधान बनाया। हमने सबसे पहले क्या बनाया? संविधान बनाया। 1950 में हमारा जो संविधान है वो बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया और लागू हो गया। और इसके बाद जो पहले प्रधानमंत्री बने, पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले क्या बने? प्रधानमंत्री बने, साथ ही साथ वो पहले विदेश मंत्री भी थे। तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है वो यहां से इस प्रकार आएगा कि भाई हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पहले विदेश मंत्री भी कौन थे? क्लियर है बेटा? प्रधानमंत्री भी यही थे और पहले विदेश मंत्री भी यही थे। अब देखिए दोनों चीजें जब इनके पास है तो एक स्वाभाविक सी बात है, एक आम सी बात है कि विदेश नीति पर इनकी जो छाप है वो जरूर पड़ेगी। भाई पहले प्रधानमंत्री भी है, विदेश मंत्री भी है, तो डिसाइड भी कौन करेगा कि हमें विदेश नीति कैसे बनानी है? तो यहां पर आपकी बुक जो है वो सबसे पहला जो सवाल यहां से बनता है वो यही बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? यानी कि उनकी जो विदेश नीति थी उन्होंने उस पे किस पर अधिक बल दिया। क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट? चलिए अब एक हमारे पास नेक्स्ट हेडर जो है वो किससे है? जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। हेडर लिखेंगे बेटा पहले, नेहरू की विदेश नीति। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये मिटा दो बेटा, ये लिख लिया सभी ने? लिख लिया ना बेटा सभी ने? आगे चले? चलिए आगे हमारा हेडर है पंडित नेहरू, लिख दूं पंडित नेहरू की विदेश नीति। यानी कि जो उन्होंने विदेश नीति बनाई उसमें किस तरीके के पिलर्स को डालने का प्रयास किया गया, यानी कि किन बातों को डालने का प्रयास किया गया वो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं नेहरू की विदेश नीति की बात करूं तो सबसे पहला कॉलम उन्होंने किसके लिए रखा? संप्रभुता के लिए। किसके लिए रखा? संप्रभुता। देखिए कई बार इसको प्रभुसत्ता भी कहते हैं, कई बार इसको सॉवरेंटी भी कहते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी राज्य के लिए जो चौथा सबसे बड़ा पिलर होता है वो होता है संप्रभुता। तो नेहरू ने क्या कहा कि हमें क्या करना है? संप्रभुता का बचाव करना है। क्या करना है? संप्रभुता का बचाव करना है। तो 11th क्लास में आपके टीचर्स ने आपको जरूर बताया होगा कि किसी भी स्टेट के, जब भी हम कोई राज्य की बात करते हैं, किसी स्टेट की बात करते हैं, तो किसी भी स्टेट के लिए 4 पिलर्स होते हैं। पहला पिलर क्या होता है? सबसे पहला होता है लैंड, यानी कि भूभाग। दूसरा पिलर क्या होता है? जनसंख्या, जो उस भूभाग पर रहेगी। तीसरा क्या होता है? सरकार। और चौथा होता है संप्रभुता।
तो देखिए अब आपको ये 3 तो पता होंगे ये क्या है, लेकिन ये चौथा क्या है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो संप्रभुता का मतलब होता है अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की क्षमता। क्या होता है? अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की जो क्षमता है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? संप्रभुता के नाम से जानते हैं, प्रभुसत्ता के नाम से जानते हैं, या फिर सॉवरेंटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? तो देखिए अगर मैं 1947 से पहले की बात करूं तो देखिए हमारे पास भूभाग था कि नहीं था? था। हमारे पास जनसंख्या थी, ये भी थी, सरकार भी थी, भाई हमारी नहीं थी, ब्रिटिशर्स की थी, लेकिन सरकार तो थी। लेकिन हमारे पास क्या नहीं थी? संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि हम अपने डिसीजन खुद नहीं लेते थे। हमारे डिसीजन कौन लेते थे? ब्रिटिशर्स लेते थे, अंग्रेज लेते थे, या हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश क्राउन है वो लेता था। तो नेहरू ने सबसे पहली विदेश नीति में क्या डाला कि भाई हमारी जो संप्रभुता है हमें उसका क्या करना है? बचाव करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम अपने देश के अंदर किस तरीके का शासन चलाएंगे इसका निर्धारण हम करेंगे, और किसी दूसरे देश से यानी कि विदेश से किस तरीके के संबंध हमें बनाने हैं इसका निर्धारण भी कौन करेगा? हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्षेत्रीय अखंडता का बचाव। अब देखिए क्षेत्रीय अखंडता का मतलब क्या है कि हमें जो हमारी टेरिटरी है, जो हमारे देश की सीमा है, उसको क्या करना है? बचा के रखना है और उसे बनाए रखना है। क्लियर है बेटा? क्या करना है? बचा के रखना है और बनाए रखना है। बनाए रखने से मतलब क्या है कि उसमें कोई और जो है वो घुसपैठ ना करे। समझ आ रही है बात बेटा? कि कोई और देश जो है वो हमारी सीमा में ना आए, हमारी सीमा में किसी प्रकार की कोई घुसपैठ ना करे। ये नेहरू का दूसरा क्या था? उद्देश्य था। तीसरा हम क्या देख सकते हैं? आर्थिक विकास। देखिए भारत जो है कि उस समय आजाद हुआ, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए पहले, आर्थिक विकास। तो देखिए भारत जिन परिस्थितियों में आजाद हुआ, तो आप देखेंगे जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ब्रिटिशर्स वो सारी सोने की चिड़िया के पर नोच के ले गए। अब भारत क्या है? आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, और क्योंकि अभी वो नव स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए हमें क्या करना था? आर्थिक विकास भी करना था। तो जो नेहरू का विचार था, जो नेहरू का विजन था, वो क्या था? इन 3 पॉइंटों में आप देख सकते हैं कि हमें अपनी विदेश नीति को बनाते हुए इन 3 चीजों का खासा क्या रखना है? ख्याल रखना है। क्लियर है बेटा यहां तक? तो यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? आगे बढ़ जाएं। ये वाला पॉइंट नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है उनमें किन चीजों पर सबसे अधिक जोर दिया गया। ठीक है? क्योंकि देखिए भारत जो है वो एक लंबे समय तक क्या रहा? गुलाम रहा। किसके अंडर रहा? ब्रिटिशर्स के अंडर रहा। तो इसीलिए हमने जब अपनी विदेश नीति बनाई तो इन सभी बातों का ध्यान रखा। तो भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्व लिखेंगे पहले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें हम जो भी चीजें पढ़ेंगे बेटा, ये हम ऑलरेडी एक बार और डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला है गुट निरपेक्षता। तो प्रमुख तत्वों में सबसे पहला क्या है? गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि भारत जब आजाद हुआ था तो विश्व में क्या चल रहा था? शीत युद्ध चल रहा था, और इस शीत युद्ध के कारण अगर हम बात करें तो विश्व जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था, और भारत ने किसी भी गुट में शामिल ना होने का सोचा, और उसने एक नया वर्ग बनाया या एक नया ऑप्शन दिया, जिसे हम तीसरा विकल्प भी कहते हैं, और उसे हम किस नाम से जानते हैं? गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। इसके लिए साथ में ब्रैकेट में लिख लेंगे अप्रैल 1961। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहां हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। तो ये अपने साथ साथ भी लिखते चले, हमेशा यही ना चाहें कि सर हमेशा ब्लैक बोर्ड पे लिखे। पहला सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में हुआ था। इससे पहले हम एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 को भी पढ़ चुके हैं, तो वहां से ही इसकी जो नींव है वो हमें मिली थी। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने गुट निरपेक्षता को बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो यहां पर हम उसे स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा पंचशील की नीति। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? पंचशील की नीति। लिखते चलेंगे पंचशील की नीति। तो ये पंचशील की जो नीति है ये किसके बीच में थी? भारत और
चीन के बीच में थी। भारत और चीन के बीच में एक समझौता किया गया जिसे क्या कहा गया, पंचशील समझौता या पंचशील की नीति, 29 अप्रैल 1954। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा रहना चाहता है, अच्छे तरीके से रहना चाहता है, मधुर संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन जब उसके साथ कुछ समस्या होगी तो वो भी क्या करेगा, उसका प्रतिकार करेगा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, रंग भेद और नस्लवाद का विरोध, कि भारत क्योंकि इस समस्या से बहुत लंबे समय तक जूझा भी है, तो इसीलिए इसने इसको अपनी विदेश नीति के तत्वों में रखा। रंग भेद यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव करना एवं नस्लवाद का विरोध। नस्लवाद का क्या करता है भारत, विरोध करता है कि किसी भी नस्ल को, किसी भी रंग को हम क्या है, सेपरेशन नहीं करते हैं, हम इसका क्या करते हैं, सिरे से खंडन करते हैं, इसका सिरे से विरोध करते हैं। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, विश्व शांति का समर्थन। देखिए भारत जो है विश्व गुरु रहा है और हमेशा शांति के लिए जाना जाता है, इसीलिए हमारी विदेश नीति का एक तत्व क्या है, विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति का समर्थन, भारत ने हमेशा ही क्या करा है, विश्व शांति का समर्थन किया है, और इसके लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं भारत ने हमेशा उन प्रयासों में आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है, चाहे वो यूएन हो या फिर और अन्य घटनाएं भी हैं जो हम अपनी पहली बुक में पढ़ चुके हैं। तो उन सभी में हमने देखा कि भारत ने हमेशा से क्या किया है, शांति का समर्थन किया है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। तो भारत ने आरंभ से ही क्या करा है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का क्या किया है, विरोध किया। अब क्यों विरोध किया है, क्योंकि भारत भी एक लंबे समय तक गुलाम रहा, तो उसको पता है गुलामी का मतलब क्या होता है, इसीलिए उसने हमेशा से इसका क्या किया, विरोध किया। और इस विरोध के कारण ही भारत जो है कुछ अग्रणी देशों में आता है जो कि इस तरीके की व्यवस्था को अपनी विदेश नीति के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए बेटा, अगर ये सवाल आएगा कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्व बताइए, तो आपके पास 4 मार्क्स में आएगा या 6 मार्क्स में आएगा। तो 4 मार्क्स में आएगा तो आप 4 पॉइंट लिखेंगे, 6 मार्क्स में आएगा तो 3 पॉइंट लिखेंगे, और उन तीनों को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? आगे बढ़ जाएं, कोई समस्या नहीं यहां तक? चलिए एक बार ओवरव्यू कर लेंगे, एक बार देख लीजिए। अब देखिए, अगर हम भारत की बात करेंगे, देखिए हम भारत की बात करेंगे तो भारत के संविधान में, कहां पर, भारत के संविधान में अनुच्छेद 51, कौन सा, अनुच्छेद 51 में विदेश संबंधों की बात की गई है। किसकी बात की गई है, विदेश संबंधों की बात की गई है। किसमें, अनुच्छेद 51 में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू फॉर्मेशन में कि भाई भारत के जो विदेश संबंध है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर जो है वो वर्णित है। तो अनुच्छेद 51 के अंदर जो है वो इसका वर्णन किया गया है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट, कुछ पूछना, बताना? चलिए, तो देखिए यहां पर तो हम केवल बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये पूरी डिटेल में पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल के अंदर इसका जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी सेंड कर रखा है, तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी यहां पर एक बच्चे की क्वायरी है कि सर पंचशील समझौता क्या है या पंचशील क्या है, इसके बारे में बताया जाए। क्या नाम है बेटा आपका? सन्नी। तो सन्नी की छोटी सी क्वायरी है, उसको देख लेते हैं एक बार कि पंचशील समझौता क्या था। यहां पर बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा, भारत और चीन के बीच में हुआ था और कब हुआ था, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है। चलिए एक बार देख लेते हैं पंचशील समझौता क्या था। जल्दी जल्दी लिखेंगे, पंचशील समझौता। देखिए वैसे तो नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए भाई, पंचशील समझौता है
तो कितने होंगे इसके अंदर क्लाउड्स? 5 होंगे। भाई पंच का मतलब क्या हो गया? 5। तो 5 जो समझौते हैं वो यहां पर देख सकते हैं। तो 29 अप्रैल 1954 डेट डाल लेंगे पहले, सबसे पहले 29 अप्रैल 1954 में ये जो समझौता है ये किया गया था। क्लियर है बेटा सभी को? 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, पंचिल समझौता कब हुआ था, तो क्या लिखेंगे? अच्छा, ये जो समझौता था इसके अंदर अगर हम बात करें तो भारत और चीन और बीच में क्या था? तिब्बत। इन तीनों के बीच में व्यापारिक समझौता था एक तरीके का। ठीक है, लिख लेंगे पहले। चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार एवं आपसी संबंधों को लेकर समझौता। तो ये समझौता किसके बीच में था? भारत और चीन के बीच में था। और मुख्यतः तिब्बत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को व्यापार के लिए खोलने के लिए ये जो समझौता किया गया था। अब इसके अंदर जो 5 पॉइंट्स थे वो लिख लेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे एक दूसरे की अखंडता। पहला पॉइंट लिखेंगे एक दूसरे की अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान। कि भाई हम क्या करेंगे? एक दूसरे का सम्मान करेंगे और किसी के क्षेत्र में बेवजह नहीं घुसेंगे। क्योंकि देखिए, आप अगर मैं कहूं कि हमारे देश में ही कोई घुस रहा है तो हमें क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो वैसे ही ना आप हमारी सीमा में आएंगे ना हम आपकी सीमा में आएंगे। क्लियर है बेटा? यहां पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे परस्पर आक्रमण नहीं। दूसरा पॉइंट हम क्या देख सकते हैं? परस्पर आक्रमण नहीं। लेकिन देखिए, चीन जो है उसने कभी भी इस तरीके के समझौते को सीरियसली नहीं लिया। भारत ने तो हमेशा से ही शांति को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन चीन की अगर हम बात करें तो चीन ने इस तरीके की चीजों को रोका है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। तीसरा पॉइंट क्या है? आंतरिक, चाहे वो चीन का हो या भारत का हो, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, कि हम किसी के इंटरनल मैटर्स में नहीं घुसेंगे। देखिए, ये मुद्दा क्यों शुरू हुआ? क्योंकि भारत ने तिब्बत के एक धार्मिक नेता दलाई लामा को भारत में शरण दी। भाई किसको शरण दी? दलाई लामा को भारत में शरण ली। हिमाचल का एक क्षेत्र है जिसे धर्मशाला के नाम से जाना जाता है, वहां पर इनको क्या दी? शरण दी। और तभी से भारत और चीन के बीच में क्या हुआ? टकराव जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहां पर तीसरा पॉइंट यही कह रहा है कि भाई चीन को लगता था ये उनका आंतरिक मामला है और भारत ने उसने बेवजह में दखल दिया। तो पंचशील समझौते में क्लियर कर दिया गया कि भाई एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हम क्या नहीं करेंगे? हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट लिखेंगे समान और परस्पर लाभकारी संबंध। समान एवं परस्पर का मतलब क्या है? कि दोनों को फायदा हो, ऐसा नहीं चाइना को ही हो। परस्पर लाभ के संबंध, कि ऐसा ना हो कि भाई इससे सिर्फ चाइना को फायदा हो रहा हो। ऐसे संबंध बनाने हैं जिससे कि भारत को भी लाभ प्राप्त हो और चीन को भी लाभ प्राप्त हो। और लास्ट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। लास्ट पॉइंट क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। क्लियर है बेटा? 5 पॉइंट। हाँ जी सनी, अब क्लियर है बेटा? तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आ रहा है कि पंचशील समझौते से आप क्या समझते हैं, इसमें किन 5 बातों पर चर्चा की गई, तो आपको इन 5 पॉइंट को यहां पर लिख देना है। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? तो आज की क्लास जो है हम वो यहीं पे वाइंड अप करेंगे। कल जो है वो हम इसके आगे के जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। भारत की परमाणु नीति, एक टॉपिक क्या बचा हमारे पास? भारत की परमाणु नीति। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है आजादी से लेकर अब तक, उसकी चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।